बिहार के अंदर सीट बंटवारा के दोनों गठबंधन यानी दोनों अलायंस की खिटपिट की, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। एनडीए के अंदर चिराग पासवान मान गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, तो नाराज हो गए हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जिनसे बीजेपी हाईकमान की बातचीत जारी है। जीतन राम मांझी से बात कर रहे हैं जेपी नड्डा, जबकि उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा कांग्रेस भी जो है अपने नेताओं के थ्रू तेजस्वी यादव से संपर्क बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव वीआईपी और लेफ्ट पार्टी के नेताओं से भी बात कर रहे हैं। छोटे दलों को भी वो अपनी सीटों में एकोमोडेट करेंगे, जिसमें दो सीटें पशुपति पारस को दी जा सकती है, एक या दो सीटें जेएमएम को दी जा सकती है। इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन सवाल कहां पर अटका हुआ है? अटका हुआ है सवाल वीआईपी को लेकर, क्योंकि वीआईपी कम से कम 20 सीटें चाहती है। 60 से शुरू किया था उन्होंने, 20 सीटों पर मान सकते हैं, 20 से कम नहीं, लेकिन उनको 12 से 15 सीटों से ज्यादा देने को राजी इस वक्त आरजेडी नहीं दिखाई देती। वीआईपी के इस दबाव के चलते कि उनका एक उप मुख्यमंत्री भी हो, वो सरकार के अंदर भी रहें, अगर सरकार बनती है तो इसको लेकर लेफ्ट पार्टियां नाराज हैं। लेफ्ट पार्टी को कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट वीआईपी से बहुत बेहतर है। वीआईपी के पास ज्यादा विधायक भी नहीं है, उनके पास 12 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम के भी अपने अपने विधायक हैं। ये तो मैं सिर्फ सीपीआई एमएल की बात कर रहा हूं, इसीलिए वो ज्यादा सीटें चाहते हैं और वो 35 से कम पर लेफ्ट पार्टियां मानने को राजी नहीं है। इस बारे में दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कहा था मुझसे, मैं आपको सुनवाता हूं। उसी के आसपास जो है अभी सीट बंटवारों को लेकर चर्चा चल रही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कहा था, पहले वो सुन लीजिए, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी है। सर, ये एक बहुत बड़ा पल है कि आज जयंती जेपी जी की, किस तरीके से याद कर रहे हैं? देखिए, जेपी को तो 42 के आंदोलन के इतने बड़े नायक, आज़ादी के आंदोलन के इतने बड़े नायक, और उसके बाद आज़ादी के बाद 70 के दशक में भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले और नौजवानों में जोश और ऊर्जा भरने वाले नेता। तो आज तो इसी की ज़रूरत है देश में, आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। और बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल गया है, इस विचारधारा के लोग मानने वाले हैं अभी भी? नहीं, बिल्कुल है। और वो उसी विचारधारा का जो अपमान उस समय के जेपी आंदोलन में कुछ जो लोग थे और वो दुरुपयोग कर रहे हैं जेपी आंदोलन की विरासत, उसका अपमान कर रहे हैं बीजेपी। तो जेपी से बीजेपी तक जिन लोगों का सफर तय हुआ है वो पूरे जेपी की विरासत का अपमान करने वाले लोग हैं। और आज इसीलिए बिहार के नौजवान वो 42 के जेपी, 74 आंदोलन के जेपी, संपूर्ण क्रांति के जेपी, उनको याद करते हुए पूरे देश में आपातकाल के खिलाफ बड़ी एकता के नायक जेपी, उस जेपी के विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पता चल रहा है कि आपको जो सीटें आप जो उम्मीद करते थे उससे कम सीटें मिल रही है, क्या इस बात के लिए नाराजगी भी है? नहीं, बातचीत चल रही है, बातचीत तो समाप्त। 2020 वाला दोहराने? नहीं, 2020 में तो हम लोगों को कम सीट मिली थी और बेहतर प्रदर्शन था। तो जहाँ तक प्रदर्शन की बात है, हम लोग दोहराएंगे 2020 को, उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और 2020 से कुछ ज़्यादा जिलों से, कुछ ज़्यादा सीटों पर लड़ने की हम लोग इच्छा है। मुझे लगता है कि पूरे बिहार की ऐसी इच्छा है। पहले भी बात हुई तो आपने 40 सीटों का बात कहा था कि सीपीआई में आज भी वो 40 हो, 30 हो, वो बात हो जाएगी उसको लेकर के, लेकिन ज़्यादा जिलों से, ज़्यादा सीटों पर और ज़्यादा बड़ी एकता के साथ हम लोग लड़ेंगे। और वो स्ट्राइक रेट, बड़े नेताओं से, लालू जी से बातचीत हो रही है, तेजस्वी यादव से, क्या लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं जिद कर रही है? नहीं, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कहेंगे। पिछले बार से बड़ा गठबंधन है, तो जाहिर सी बात है कि एक पार्टी के अंदर भी कितनी बातें होती है, कितनी बहसें होती है, जब 6 पार्टी एक साथ मिलकर के गठबंधन बनाकर। मुकेश सहनी प्रेशर बना? नहीं, प्रेशर क्या, उनकी इच्छा है, उनकी आकांक्षा है। और पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं कि भाई आजकल जो परिपाटी है, यूपी में भी इतने डिप्टी सीएम है, बिहार में भी इतने डिप्टी सीएम है, तो मैं तो गलत नहीं मानता अगर ज़्यादा डिप्टी। आप सरकार में रहेंगे? सरकार के बारे में तब बाद में बात करेंगे, जैसे जैसे समय आएगा तो बात करेंगे। संतुष्ट है अभी तक? नहीं, अभी तो बंटवारा हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत जो है अगले 2 दिन के अंदर एक नतीजे पर 2 दिन के अंदर हो जाएगा खुलासा? बिल्कुल। अभी तो सैटरडे है, सैटरडे संडे सोमवार से बिल्कुल हम लोगों को लगता है। ये दीपांकर भट्टाचार्य जो कह रहे थे कि जो भी सीट का बंटवारा है अभी इसमें 2 दिन और लग सकता है। बड़ी जानकारी है कि 2 दिन और लग सकता है, सीट का पेच अब तक नहीं सुलझा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 40 हो या 30 सीट हो,
लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो CPI-ML है वो इस बात से खुश नहीं है कि जो सीटें वो चाहती है उन सीटों पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि 35 सीटों पर लेफ्ट को तैयार किया गया है, लेकिन दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि अभी बातचीत जारी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मुकेश सहनी को लेकर जो एक तनातनी की स्थिति बनी हुई है महागठबंधन के भीतर, मुकेश सहनी डिप्टी CM के पद पर अड़े हुए हैं, तो उस पर भी एक तरीके से दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि सब लोगों की अपनी अपनी चाहत होती है। यानी दीपंकर अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है कि महागठबंधन के भीतर भले ही कह दिया जाए कि सीटों का पेच सुलझ गया है, लेकिन अभी भी अंदर में रस्साकसी चल रही है। एक एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। और खबर ये भी है कि लालू प्रसाद यादव की जो कांग्रेस आलाकमान से बातचीत हुई है, हालांकि इस बात से ये अनभिज्ञ जताए, लेकिन इन्होंने ज़रूर कहा कि सीटों का बंटवारा जो है अब भी कई मुद्दों पे बातचीत चल रही है, 1 से 2 दिन और लग सकता है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। तो बड़ी खबर यह है 1 से 2 दिन और लग सकता है सीटों के बंटवारे में। तो मैंने कहा था ना 48 घंटे, तो 48 घंटे तभी होंगे जब 2 दिन पूरे होंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर में दिल्ली रवाना होंगे तेजस्वी यादव। कल कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ करेंगे बैठक और बैठक में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन इसके बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि परसों यानी 13 तारीख को IRCTC घोटाला, लैंड फॉर जॉब्स यानी नौकरी के बदले जमीन जो लिखवाने के आरोप लगे हैं, उस मामले में चार्जेस फ्रेम होने हैं। इस पर हम बात करेंगे। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, बताइए क्या जानकारी है तेजस्वी यादव के मूवमेंट के बारे में और IRCTC घोटाले को लेकर? क्या धड़कनें बढ़ी हुई है पूरे परिवार की, क्योंकि एक ही परिवार के कई सारे लोग उसके अंदर शामिल है। तेजस्वी भी है, तेज प्रताप भी है, मीसा भारती भी है, राबड़ी भी है, लालू यादव भी है। बिल्कुल दीपक जी, सबसे ज्यादा चिंता का विषय तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे और खुद को RJD और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं। इस बीच IRCTC के मामले में अंतिम फैसला यानी कि फैसले की घड़ी है और अगले 2 दिन के भीतर सबकी सांसें थमी हुई है। और जो जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव अभी कुछ देर में दिल्ली रवाना होंगे और आज देर शाम, नहीं तो कल तो ये बैठक होनी है, लेकिन आज देर शाम राहुल गांधी से मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन IRCTC मामले को लेकर पूरे परिवार में काफी हड़कंप है। सब लोग इस बात को लेकर तनाव में है कि अगर 3 साल से ज्यादा जो जानकारी है लीगल तौर पे, अगर 3 साल से ज्यादा की अगर कोई सजा सुनाई जाती है, अगर इस तरह की बातें आती है, तो फिर इनके चुनाव लड़ने पे भी संशय की स्थिति बन जाएगी। तो ये एक बड़ा टेंशन का सवाल है और लालू प्रसाद यादव से लेकर पूरा परिवार काफी इस बात को लेकर तनाव में है। और तेजस्वी यादव इस बीच अभी देखिए बैठक चल रही है और ये बैठक सीटों को लेकर अंदर में RJD के भीतर में इंटरनल बैठक चल रही है कोर कमेटी की, जिसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर आज सुबह मेरी दीपंकर भट्टाचार्य से बात हो रही थी दीपक जी। उन्होंने भी कहा कि सोमवार तक घोषणा हो जाएगी। कई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। तो इस बात को लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बड़े हाईकमान जो है वो बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। तो 2 मसला है, एक तो तेजस्वी यादव को सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठना है और उससे भी बड़ी बात कि IRCTC मामले में आरोपी है पूरा परिवार, ज्यादा से ज्यादा सदस्य इसमें आरोपी है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। तो सबसे बड़ी स्थिति जो है वो तेजस्वी यादव के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर चुनाव में कोई भी बड़ा कोर्ट का फैसला आता है जो इनके खिलाफ आता है, तो फिर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है चुनाव में, चूंकि सबसे बड़ा चेहरा महागठबंधन की तरफ से। दीपक जी ठीक है, वैसे मैं अमित ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि 13 तारीख को फैसला नहीं आने वाला है। 13 तारीख से डे टू डे हियरिंग शुरू होगी और जहां तक मेरी जानकारी है
मैं एक बार हिमांशु से कहूंगा कि इसको चेक भी कर दें कि 13 तारीख से डे टू डे हियरिंग शुरू होगी और साथ ही साथ चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। चार्जेस फ्रेम होने की जो संभावना है वो 13 तारीख को है। चार्जेस फ्रेम होने पर फैसला आना है। सीधे चलते हैं इसी सवाल को लेकर आरजेडी के नेता अरुण कुमार यादव जी के पास। अरुण कुमार यादव जी, चैलेंज देखते हैं आईआरसीटीसी घोटाले का केस, क्योंकि डे टू डे हियरिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद उस पर। देखिए दीपक जी, चुनाव है सामने, ये सब तो वो चलते ही रहेगा। सारा मीडिया मैनेजमेंट कैसे हेडलाइन बनेगा और हमारे नेताओं के खिलाफ तरह तरह का मीडिया ट्रायल चलाया जाएगा, अखबार मोटा मोटा हेडलाइन बनाएगा, होना जाना क्या है आप भी जानते हैं। और इस मामले को अपने अनुसार केंद्र सरकार ने जब चाहा खोला, जब चाहा बंद किया। तरह तरह की बात कहने की जरूरत नहीं है और हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। और बिहार की जनता मालिक, जनता की अदालत में सारा चीज फैसला होगा। जनता तो हमारे साथ है ही। 2090 से लेकर 2020 का बिहार विधानसभा तक की बात अगर करें, एक बिहार विधानसभा का चुनाव 2010 का आप छोड़ दें, तमाम बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने बनाया है। और जो इधर उधर की बात करके, जुमलेबाजी करके, भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे बिहार में राजनीति अब तक करते आई है, कर रहे हैं। अब तो उन लोगों का दुकानदारी बंद होने वाला है, क्योंकि अब बिहार में मुद्दे की राजनीति शुरू हुई है। मुद्दे की राजनीति ही चलेगा। तेजस्वी यादव जी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही एक नया लकीर खींचा है। पढ़ाई आप लिखाई बात तो दवाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बगल में बैठे हुए ना उमाशंकर पांडे जी। अरुण जी, ये पांडे जी से पूछे ना, इन्होंने केस क्यों शुरू कराया था लैंड फॉर जॉब्स वाला? शुरू तो पांडे जी ने कराया था, इनकी पार्टी ने कराया था। पांडे जी, क्यों फंसा दिया लालू परिवार को आपने आईआरसीटीसी घोटाले में, बताइए। नहीं, आप नहीं, देखिए दीपक जी पता होगा। दीपक जी, हाँ बताइए अरुण जी, एक लाइन में जवाब। दीपक जी, आपको पता होगा इसी मामले को लेकर नीतीश कुमार जी ने 2017 में महागठबंधन से नाता तोड़ा था और फिर जब 9 अगस्त 2022 में महागठबंधन में वो शामिल हुए तो उन्होंने क्या कहा, ये भाजपा वाला डरा धमका के ऐसे वैसे करके फंसाने का काम किया। अब तो फिर चले गए भाई तेजस्वी जी, अब तो फिर वापस चले गए। अब वो बात, वो तर्क चला गया अरुण जी, वो तर्क चला गया। पांडे जी बताइए, आपने क्यों फंसवा दिया इनको, बताइए ना लालू परिवार को। देखिए दीपक जी, आप कितना भी हम लोगों के बीच दूरी दिखाने की कोशिश करेंगे, अरे मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, दूरी थोड़ी दिखा रहा हूँ। ये तो फैक्ट है ना कि जांच सबसे पहले आप लोगों ने शुरू की थी, सीबीआई। नहीं, हमने नहीं शुरू की। जांच की अपनी प्रक्रिया होती है। एनडीए के, यूपीए के डी राजा से लेके तमाम लोगों के खिलाफ उसी समय जांच शुरू हुई थी और सब बरी होके आए। कानून अपना काम करता है, उसमें पार्टियां नहीं करती। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी नहीं है कि हम जिसको अपने दल में लेना होगा उसके यहाँ ईडी और सीबीआई भेज देंगे और जब दल में आ जाएगा तो ईडी सीबीआई की कार्यवाही को ठंडे बस्ते में डाल देंगे या बंद कर देंगे। ये भाजपा और मोदी जी करते हैं। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके तमाम, हेमंत विश्वकर्मा से लेके तमाम नाम है, अशोक चौहान से लेके वो अजीत पवार, पूरी एक फेहरिस्त है। ये कांग्रेस नहीं करती रही है। कांग्रेस कानून और संवैधानिक संस्थाओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती दीपक जी। अब दूसरी बात आप समझिए, दीपांकर भट्टाचार्य जी को लेके अभी आपके पत्रकार ने तमाम सवाल पूछे दीपक जी, और आपने देखा कैसे दीपांकर जी ने हर चीज का कैसे जवाब दिया। हमारे बीच कहीं कोई टकराहट नहीं है, हम लंबे समय से गठबंधन के साथी हैं। टकराहट वहां है। उपेंद्र कुशवाहा, चिरंजीवी जी क्या कह रहे हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आपने हमसे तो पूछा दीपक जी, एक बार भाजपा से पूछिए उनका चेहरा कौन है, चिरंजीवी है या जीतन राम मांझी के उम्मीदें दोबारा पेंगे बढ़ा रही हैं, या सम्राट चौधरी जो जिनका अभी डिग्री और तमाम विवाद हमने लोगों ने देखा, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अरे ये तो बोलते हैं ना नीतीश कुमार चेहरा है हमारे, ये तो कहते हैं नीतीश कुमार चेहरा है। वही है।
और नीतीश कुमार जी की हालत है ऐसी मुख्यमंत्री बनने वाली। बताइए राहुल आनंद जी, नीतीश कुमार जी की हालत है। चलिए आप ही का सवाल पूछ लेते हैं। राहुल जी, है हालत नीतीश कुमार की ऐसी कि वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के तौर पर काम संभाले? अच्छा, मेरे ख्याल से राहुल जी, सवाल मैंने पूछा था उनको, बोलिएगा कि 20 शो में ना जाया करें, अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राघोपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है, इसलिए तेजस्वी का डरना जरूरी है। तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़कर भागना पड़ेगा। हम राघोपुर जा रहे हैं। राघोपुर की जनता का जो भी फैसला लेगी उसके बाद हम निर्णय करेंगे अपने चुनाव लड़ने पर। प्रशांत किशोर ने यह बात कही है। अगर हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है, मेरी आईडी में कुछ 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है, घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। ऐलान तो भैया पार्टी करती है, पार्टी टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूँ। पार्टी सही रहा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? वहाँ के लोग जो तय करेंगे वो किया जाएगा। यादव 2 जगह चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मेरे भाई, अगर हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है, मेरा इफेक्ट कुछ नहीं है। न्यायालय में हमको चुनौती देने वाले अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, तो आपके जरिए मैं पूछना चाहता हूं कि वो घोषित करें कि किस विधानसभा में जनता की अदालत में आ रहे हैं। दम है तो अशोक चौधरी बताएं कि किस जनता की अदालत में जा रहे हैं, और अगर जनता की अदालत में नहीं जा रहे हैं तो न्यायालय में आइए, और नहीं आइए तो आपकी गलती मान ली जाएगी कि आपने चोरी भ्रष्टाचार किया है। तो चुनौती दे रहे हैं प्रशांत किशोर को। दिलीप जी, क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ ताल ठोकेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के सामने तो ऑप्शन नहीं बनता है, नीतीश कुमार चुनाव लड़ते ही नहीं है, वो विधान परिषद से आते हैं। मुझे लगता है प्रशांत किशोर के जो चुनाव लड़ने के बाबत अगर खबर को आप देखें तो पहले उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने खुद कहते थे कि अभी ये तय नहीं है, लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं। और अभी भी उनका जो हम अभी सुन रहे थे तब भी उन्होंने यही कहा कि हम अगर आएंगे तो उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। यानी वो अपने आप में अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। मुझे लगता है वो शायद इंतज़ार कर रहे होंगे ऐसे सीट का, ऐसे जगह का जहां से उनको लड़ने से अगर हार भी जाते हैं तो फ़ायदा हो। ऐसे सीट को वो देखना चाह रहे हैं, ऐसे माहौल को, ऐसे स्थितियां परिस्थितियां को देखना चाहते हैं। 51 सीट को उन्होंने सबसे पहले बिहार के लोगों के सामने कि ये हमारे प्रत्याशी हैं, उसको तो उन्होंने डाल दिया। लेकिन अभी जो है वो चुनाव जब भी अगर लड़ेंगे तो ऐसे सीट से लड़ेंगे जहां वो कोई बड़े नेता, चाहे तेजस्वी हो या बीजेपी के कोई बड़े नेता हो, या जैसे उन्होंने अशोक चौधरी जी को चुनौती दी, तो उनकी जो शैली है, अगर उनके पॉलिटिक्स को आप देखें, बिहार में जिस तरह की पॉलिटिक्स वो बिहार में लेके गए हैं, उस पॉलिटिक्स में आक्रामकता है। आक्रामकता में जो हमला करके उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, तो वो वहाँ पे जाके चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे। जैसा कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं अभी, या तय नहीं कर रहे हैं, या अगर उन्होंने मन बनाया है तो ऐसे सीट से लड़ेंगे जहाँ वो जाके किसी बड़े नेता को चुनौती दे पाएँ। ऐसा मुझे लगता है। वो लड़ेंगे तो ऐसे बहुत ही सरल सीट से लड़के जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं लड़ेंगे। इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए, एक फैक्टर बनने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उनको भी पता है कि 2 गठबंधन के बीच में वो आए हुए हैं, इस गठबंधन के बीच में उनको अपना स्पेस क्रिएट करना है। उस स्पेस क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिकल स्पेसिंग के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि उस जगह को, उस समय को, उस लड़ाई को वो चुने जिससे उनका भविष्य, जो उनका राजनीतिक दांव उन्होंने खेला है बिहार में जाके, उसको सुनिश्चित करने का वो प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे, लड़ सकते हैं, मुझे लड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो लड़ेंगे तो इस रणनीति के आधार पर लड़ेंगे कि उस लड़ाई से उनको कितना फायदा होगा। एक सीट के लिए मैच वो जीतने के लिए, हारने के लिए मुझे नहीं लगता है उसके लिए जाएंगे वो। अरविंद केजरीवाल से कितना प्रभावित है प्रशांत किशोर? मुझे लगता है शैली तो उन्हीं की है। ट्रैक अगर देखेंगे, जितनी बातें वो करते हैं, अगर उनके पॉलिटिक्स को देखें, सबसे पहले जब वो गए तो बोले बदलाव करना है, मुझे बदलाव की बात की, लेकिन बदलाव का रोड मैप, जैसा मैं पहले भी एक दिन में बता रहा था कि बदलाव का रोड मैप उन्होंने बिहार के सामने
सामने कुछ नहीं रखा कि किस तरह का बदलाव चाहते हैं। जब उनका 51 लोगों का चुनाव का जो लिस्ट आया, उस लिस्ट में देखेंगे तो जातीय आधार पे उन्होंने सीट में किस जाति की कितनी प्रतिशत वोट है उसके आधार पर उन्होंने किया। ओबीसी कितना है, अपर कास्ट कितना है, नहीं सिर्फ उस वो कितनी है? नहीं, वो एक तो वो तो जातीय समीकरण हो गया, वो स्पेसिफिक कास्ट कि इस कास्ट का वोट इस विधानसभा क्षेत्र में कितना है उसको उन्होंने क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं, वो जानते हैं इस बात का, उनके पास पूरी जानकारी है कि जैसे सहरसा है तो सहरसा में किशोर कुमार मुन्ना को उतारने से कितने राजपूत वोट वहां उनको मिल सकता है। तो उन्होंने उस शहर को माप लिया, वहां के वोटर को मापा, वहां पे अगर दूसरे कोई और चुनाव लड़ेंगे उसको देखा होगा, उन्होंने आकलन किया होगा, फिर उन्होंने वहां पे उतारा है। तो रणनीतिक तौर से वो केजरीवाल के बिल्कुल क्लोज है। तो उन्होंने इस चीज़ को, अब वो पहले क्या कहते थे, यहाँ जात की राजनीति है, इसको हमें बदलना है, जात आधारित चीज़ें नहीं होगी, उसको बदलना है। और जो अगर उन्होंने जो ज़मीन पे उतारा है वो उसको एग्जैक्टली उसी चीज़ को उतारा है। तो पीके का जो, और दूसरा जो है हमलावर, जो बात उन्होंने अशोक चौधरी को लेके कहा, या उन्होंने जो बात सम्राट चौधरी को ले, वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उनके कहने की शैली को देखिए, उसको जिस तरह से उन्होंने, तो उस एग्रेशन के कारण वो हेडलाइन बनाया, हेडलाइन के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ दी है। लेकिन ये मुहिम कितना कारगर होगा जमीन पे, इसको तब आपको, लेकिन कोई वाकई जो भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं, कई सारे मामले हैं, उसको अगर वो हर जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आक्रामक नहीं है, लेकिन शैली जो है उनकी वो आक्रामक है। वो उसी शैली में वो चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं, चुनाव में एक्स फैक्टर बनने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए मुझे लगता है इस पूरे चुनाव में, जहां एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, उनके लिए अगर इतना भी स्पेस उन्होंने कर लिया इतने कम समय में, तो ये मुझे लगता है प्रशांत किशोर की बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो अब ये खबर आ चुकी है और खबर में अपडेट भी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन था कि क्या कोई फैसला आने वाला है, फैसला नहीं आने वाला है। 13 अक्टूबर को आईआरसीटीसी मामले की सुनवाई है, यानी लैंड फॉर जॉब्स वाले मामले में। इस पूरे मामले में आरोप तय होंगे और लालू तेजस्वी को कोर्ट में पेश रहने का आदेश जो है कोर्ट के अंदर दिया है। और यह भी संभावना जताई जा रही है कि इस पूरे मामले में डे टू डे हियरिंग होगी, ताकि केस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले। नवीन उपाध्याय जी, कितने बड़े गले की हड्डी होने वाला है ये तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए? नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? 13 तारीख को ये चार्ज फ्रेम होगा, तो चार्ज फ्रेम जब होता है तो जो एक्यूज रहते हैं उनको कोर्ट में, हाँ एकदम साफ आ रही है जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो जी बोलिए प्लीज। हेलो हेलो, आप सुन पा? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलिए प्लीज नवीन भाई। 13 सॉरी, तारीख को चार्ज फ्रेम हो गए और चार्ज फ्रेम होने के दौरान एक्यूज को प्रेजेंट रहना पड़ता है कोर्ट में। हाँ हाँ, तो वैसी स्थिति में वो उनको कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और ये मेरा मानना है कि अभी कोई इमीडिएट कोई उनके लिए थ्रेट नहीं है, क्योंकि ट्रायल काफी लंबे समय तक चलता है। डे टू डे हियरिंग हमको नहीं लगता है कि आज जब इलेक्शन चल रहा है कोई भी कोर्ट प्रेस करेगा डे टू डे हियरिंग के लिए, तो इमीडिएटली हमको नहीं लगता है इसका कोई बहुत बड़ा इंप्लीकेशंस बिहार की राजनीति में होने वाला है, अदर दैन कि कुछ हेडलाइंस बनेंगे, उसके अलावा नहीं होगा कोई बहुत बड़ा इंप्लीकेशन। भ्रष्टाचार का मुद्दा फोरफ्रंट पर आ जाएगा। चर्चा कर रहे थे कि वो कहां से लड़ेंगे और क्या करेंगे, उस पर मेरा ये मानना है कि देखिए प्रशांत, हाँ वो भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार में फोरफ्रंट पर लालू यादव के परिवार के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है कि बिहार में तेजस्वी यादव पर एक बार फिर ये आरोप जब गढ़े जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम नहीं मानते हैं। हर कोई जानता है इस केस को, तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्प्लीकेशंस हम बिहार की राजनीति पर नहीं देखते हैं। दूसरी बात दीपक जी, उनको सहानुभूति मिल सकती है। जहां तक आप डिस्कस कर रहे थे प्रशांत किशोर का कि वो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें मेरा मानना है कि देखिए प्रशांत किशोर की सहानुभूति, देखिए सर सहानुभूति, ये देखिए लालू परिवार से करप्शन का मुद्दा इतना क्लोजली जुड़ा हुआ है, और एक तरफ जो लोग उनसे उनके विरोधी हैं उनको इससे बल मिलता है, दूसरा यादव और मुस्लिम वोटर जो है वो उसको देखते हैं कि क्रूसिफाई किया जा रहा है, तो नेचुरली सहानुभूति मिलती है।
हम नहीं कहते हैं कि सहानुभूति नहीं मिलती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला है। इन ड्यू कोर्स अगर इनका कन्विक्शन होता है तो उस समय देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इन नियर फ्यूचर कुछ होता है। लेकिन अगर तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में, जो कि दबे जवान में बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि अगर वो बन भी जाते हैं तो नहीं रह पाएंगे, वो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि अगर कन्विक्शन हो जाता है इस केस में तो अगर बन भी जाते हैं तो शायद लंबे समय तक वो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर नहीं रह सकते हैं। ये एक इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है। दूसरा, संक्षेप में जवाब चाहूंगा, वक्त मेरे पास बहुत कम है। आपके मुताबिक क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में मेरा मानना है कि देखिए, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के अकेले मोबिलाइजर हैं। उनके पार्टी के ये जो नेता है, जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया अभी तक, उसमें कोई ऐसा नहीं कि अपना बूथ मैनेजमेंट भी कर पाएगा। तो अगर प्रशांत किशोर किसी बड़े इंपॉर्टेंट कंटेस्ट में, जैसे राघोपुर या कहीं दूसरे जगह लॉक हो जाते हैं, तो उनकी पार्टी जो है ऑर्फन हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजिकली ये प्रशांत किशोर को नहीं सूट करेगा कि वो इलेक्शन में अपने आप को डाल दें। ऐसी स्थिति में उनको वहां रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और वो इनकी पार्टी के लिए कोई एडवांटेजेस नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर इतने बड़े इग्नोरेंट प्लेयर नहीं है, वो चीजों को समझते हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो पार्टी पर डेफिनेटली दूसरे कैंडिडेट पर इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। ठीक है।